हेलो स्टूडेंट्स, देखिए लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मतलब एरे के जो टॉपिक है एरे की उसकी स्टार्टिंग पढ़ी थी कि कैसे एरे को डिफाइन कर रखा है, क्या डेफिनेशन होती है, बिल्कुल सिंपली कैसे डिफाइन किया जाता है। ठीक है ना। जैसे कि हमने यहाँ पे क्या लिया था, स्टॉक का लिखा, स्टॉक का एग्जांपल लिया था कि ऐसे स्टॉक के नाम से अगर उसको एरे लिख दिया, अगर उसका डिक्लेरेशन स्टॉप और ब्रैकेट में करके हमने 5 लिख दिया यहाँ पर, तो क्या होगा, ये इस तरीके से ये अब मतलब 5 जो वेरिएबल सेव हो जाते हैं हमारे उसके अंदर, और इस तरीके से हमारा ये काम करता है। ठीक है। तो अभी इसके बाद में आज हम इस पर ही एक प्रोग्राम पढ़ेंगे, एक और आगे जाके मतलब थोड़ा एक्सटेंडेड रूप देखेंगे कि कैसे एरे काम करता है। ठीक है। तो पहले प्रोग्राम समझ लीजिए क्या है कि देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन ए क्लास एंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ईच स्टूडेंट इन एग्जामिनेशन आर टाइप्ड ऑन वन और मोर लाइंस। ठीक है ना, कि एक क्लास में स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट है, उनके मार्क्स टाइप कर रहे हैं हम। ठीक है। वह एक या एक से ज़्यादा लाइन में द कंप्यूटर प्रोग्राम इज रिक्वायर्ड विच विल प्रिंट आउट द हाईएस्ट एंड द सेकंड हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक है। हमें क्या करना है कि हमें हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट मार्क्स प्रिंट करवाना है। ठीक है। द प्रॉब्लम इज ए वेरिएशन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ पिकिंग द लार्जेस्ट फ्रॉम द सेट ऑफ नंबर्स। ठीक है, कि एक सेट ऑफ नंबर्स है हमारे पे, 50 स्टूडेंट है तो एटलीस्ट 50 के मार्क्स तो हैं ही ना, उनमें से 50 में से हाईएस्ट चूज करना है। इन दिस प्रॉब्लम आफ्टर पिकिंग द लार्जेस्ट नंबर इन द सेट इट शुड बी एनिमुलेटेड फ्रॉम द फर्दर कंसिडरेशन। ठीक है, कि एक बार लार्जेस्ट चूज कर लिया तो उसको फिर एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, और जो रिमेनिंग जो 49 है उसमें से भी लार्जेस्ट चूज करना है। ठीक है, इस तरीके से मतलब हमें फर्स्ट हाईएस्ट एंड सेकंड हाईएस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसी तरीके से हो सकता है हमें पूछ ले कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं और हमें उसके ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स चाहिए कि किसके हाईएस्ट है किसके लोएस्ट है। जैसे रैंक नहीं होती कि मान लीजिए कि कह रहा है कि उनकी रैंक फाइंड आउट करो या कैसे भी, तो उस तरीके से तो उसमें हम कैसे एरे का यूज़ करके हम इसको लिख सकते हैं, ये हम यहाँ पर अभी हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, प्रोग्राम समझ में आ गया, तब प्रोग्राम देखते हैं कि कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, कि सबसे पहले हमने प्रोग्राम नेम, ठीक है, प्रोग्राम नेम फर्स्ट सेकंड, क्योंकि 2 ही बंदे चाहिए तो हमने इसका नाम थोड़ा सा रीडेबल रखते हैं नाम, की एटलीस्ट समझ में आए, नाम देख के ही पता चल जाए कि प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं हम। ठीक है ना। तो उसके बाद में दूसरा लाइन क्या है, इम्प्लिसिट नन, और वहां पर थर्ड लाइन क्या होगी, यहाँ पर क्या है कि सॉरी थर्ड क्या है, इंटीजर डायमेंशन मार्क्स। ठीक है, आप सबसे पहले आप मतलब आपके पास में क्या है, आपके पास में तो मार्क्स ही है ना 50 बच्चों के। ठीक है, तो आप मार्क्स को क्या करोगे, मार्क्स को डिक्लेयर करोगे। ठीक है, तो इंटीजर दे दिया। ठीक है, और डायमेंशन, डायमेंशन का मतलब यस, डायमेंशन का मतलब इसमें क्या है, ये सारे क्या है यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ पर जो कुछ भी डिक्लेयर करोगे आप वो सारे एरेज होंगी जिनकी डायमेंशन 50 हो सकती है। ठीक है ना, कि 50 कॉलम के नाम से रिजर्व होते चले जाएंगे, मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 50 तक। तो अगर आपको एग्जैक्ट पता है तो आप ऐसे डायमेंशन करके भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आप डायमेंशन करके डिफाइन नहीं करते तो आप ऐसे भी लिख सकते थे मार्क्स, ठीक है, और ब्रैकेट में 50। ठीक है, तो इससे भी अब आपका सेव हो जाता है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा डायमेंशन मतलब इस तरीके से हो तो आप डायमेंशन करके लिखिए, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड रूप होता है उसका लिखने का। ठीक है, और अब हमारे पास में दूसरा क्या है, ठीक है, ये हो गया। अब दूसरा क्या है कि हमारे पे इंटीजर्स, कि अब हमें पहला फर्स्ट हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट चाहिए, तो हम क्या करते हैं दोनों में, तरीका क्या होता है, इस तरीके से करो ना कि पहले के मतलब मैं आपको लॉजिक बता रहा हूँ अभी, लॉजिक सुनिए आप, कि पहले 0 सेव करवा लो उसके अंदर। ठीक है, अब फर्स्ट स्टूडेंट के नंबर देखो। ठीक है, अगर उसके इससे ज़्यादा हैं तो उसके सेव करवा दो, वरना रहने दो। मान लीजिए उसके तो ऑब्वियसली 0 से तो ज़्यादा ही होंगे, मान लीजिए उसके 10 नंबर हैं तो 10 सेव करवा दिया। ठीक है, तो जब फर्स्ट में 10 सेव हो चुका है। ठीक है, अब अगले के चेक करो, अगर 10 से ज़्यादा हैं तो ये वाले उसमें सेव करा दो, वरना मत करवाओ। ठीक है, मतलब इस तरीके से चलते रहो कि अगर ऐसे चेक करते चलो, अगर हाईएस्ट अगर उससे ज़्यादा आता है तो उसको चेंज कर दो, दोनों वैल्यूज़ को चेंज कर दो, मतलब फर्स्ट में जो अगली वाली वैल्यू सेव करा लो। इस तरीके से चेक कराते जाओ, तो लास्ट में जब आप बिल्कुल एंड में जब आप पूरे 50 बच्चों के पास में पहुंचेंगे तो उस टाइम पे क्या होगा, आपका जो फर्स्ट में कौन सा सेव हो जाएगा, जो सबसे हाईएस्ट था वो सेव रह जाएगा। ठीक है, फिर उसको एलिमिनेट कर देना, उसको एलिमिनेट करने के बाद में आप क्या करना, बाकी बचे हुए में से स्टोर कर लेना। ठीक है, तो यही हमने काम कर रखा है यहाँ पे। तो हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड दोनों में क्या करवा लिया, 0 सेव करवा लिया। ठीक है, अब ये तो प्रिंट करवा रहा है कि प्रिंट स्टार टाइप 50 मार्क्स। ठीक है, और यहाँ पे मार्क्स रीड भी करवा लिए,
देखिए ये आपको ये तरीका ध्यान रखना है, ठीक है ना। ऐसे एरे को रीड कैसे करवा रखा है, ठीक है, कि अगर सीधा एक ही बंदे का मार्क्स होता तो सिर्फ ये ना ब्रैकेट ना ये यहाँ पे मतलब पैरेंथेसिस लिखते, सिर्फ यहाँ पे हम क्या लिख देते, डायरेक्ट मार्क्स लिख देते। लेकिन अब यहाँ पे मार्क्स रीड करने हैं, एरे की फॉर्म में है, तो एरे को रीड करने का तरीका यही है, उसके डायमेंशन भी बता रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और लूप हमने यूज़ करी 1 से लेके 50 तक, ठीक है। कि अभी हमने क्या किया कि यदि मार्क्स ऑफ आई विल बी ग्रेटर देन फर्स्ट, तो फर्स्ट में मार्क्स आई सेव करवा दो, ठीक है, और लूप को कंटिन्यू करवा दो, हो गया काम, ठीक है। कि यदि मतलब देखिए आपका बहुत बिल्कुल अच्छे से चल रहा है काम, कि पहले बंदे के मार्क्स उठा लिए, ठीक है, या पहले बंदे के उठा लिए, सभी के उठा लिए मार्क्स आई के अंदर, तो सभी बंदों के मार्क्स को फर्स्ट के साथ में कंपेयर करते चले। अगर देख जैसे पहले बंदे के तो कुछ भी मार्क्स आएंगे, तो सबसे पहले फर्स्ट में क्या से हो जाएगा, एफ में क्या से हो जाएगा, मार्क्स ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट, ठीक है। फिर वो मार्क मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, मार्क्स ऑफ फर्स्ट कैंडिडेट, ठीक है, उसका अगले से कंपेरिजन होगा। अगर अगले के ग्रेटर देन है तो फर्स्ट में वो सेव हो जाएंगे, अगर अगले का ग्रेटर देन है फर्स्ट में हो, तो फाइनली क्या हो जाएगा, फर्स्ट के अंदर ग्रेटेस्ट उनमें से सेव हो जाएगा, और ख़त्म। कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर ये काम, इस लूप का काम खत्म हो चुका। मतलब ये देखिए ये जो लूप है यहाँ पर, ये जो हमने डिफाइन कर रखा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, इस लूप का काम क्या है, सिर्फ इसका काम है। मतलब अगर आपने एक बार एरे को मतलब देखिए कितना इजी है। अगर वैसे आपको अगर प्रोग्राम बनाना पड़ेगी, आपको 5 नंबर दे देता हूँ और उनका ग्रेटर फाइंड आउट करना चाहिए, तो आप ए को बी के साथ कंपेयर देखोगे, फिर सी से कराओगे, ऐसे इफ ब्लॉक है इनमें बहुत, मतलब इफ ब्लॉक्स में लिख रहे हो तो काफ़ी कुछ लंबा चौड़ा हिसाब किताब लिख देते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आसान काम था कि सिर्फ इतना सा, लॉजिक ही यही है कि सिर्फ इतनी सी स्टेटमेंट लिखो, काम हो गया, ठीक है। अब जैसे साथ में क्या कर रहे हैं कि हमें तो सेकंड हाईएस्ट भी पूछ रखा है, तो सेकंड हाईएस्ट पूछने का मतलब क्या है कि कैसे कर सकते हो सेकंड हाईएस्ट का, कि सेम तरीका फॉलो करो, ठीक है। लेकिन जहाँ पे फर्स्ट सेव है ना, फर्स्ट मतलब जिसके मार्क्स फर्स्ट के इक्वल हैं, जिसके भी मार्क्स फर्स्ट के इक्वल हैं, उन पे उनको छोड़ना है, उनको रिमूव करना है। छोड़ने का मतलब साइकिल यूज़ करेंगे यहाँ पे, कीवर्ड साइकिल। एक ही मतलब इसका क्या काम होता है, यहाँ पे जो साइकिल लिख रखा है इसका, कि यहाँ से होने के बाद में आगे का काम जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वापस से हमारा नेक्स्ट पे पहुँच जाएगा। मतलब लूप अगले एक स्टेप आगे बढ़ जाएगी, कि 1 से 2, 2 से 3, मतलब फॉर दैट मतलब पार्ट ऑफ द लूप वो जो हमारे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ठीक है। तो ये यही किया हमने यहाँ पर, कि क्या किया कि मार्क्स एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा डाल दी, कि जब भी मार्क्स ऑफ आई फर्स्ट के इक्वल आए तो आप इसको चेक ही मत करना, अदरवाइज आप सबके साथ में कंपेयर कर लो। तो इससे क्या हो गया कि फर्स्ट के मार्क्स नेगलेक्ट हो गई, और ये हमारा सेम इसी तरीके से हमारा सेकंड का कंपेयर कर लिया, तो सेकंड में निकल गया, फर्स्ट और सेकंड में निकल चुका है, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको 50 बच्चों के देता है तो आप 50 में निकाल सकते हो, ठीक है। सभी आप मतलब पूरी रैंकिंग भी फाइंड आउट कर सकते हो, ज़्यादा कुछ तो है नहीं, करी तो जा सकती है, ठीक है। अभी रैंकिंग को और ज़्यादा आसान करने का या अलग तरीके हम देखेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है कि द स्टेटमेंट, अब देखिए अब इन स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझिए। इंटीजर डायमेंशन 50 मार्क्स, इसका मतलब क्या है कि ये क्या बता रहा है कि एक कंपाइलर को कि मार्क्स के नाम की एक एरे है जिसकी डायमेंशन कितनी है 50, जिसमें 50 एलिमेंट है, तो मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स 50 तक की सेव हो जाएंगे, इतने ब्लॉक्स बन जाएंगे मेमोरी ब्लॉक्स, ठीक है। इसको इस तरीके से भी डिक्लेयर हम कर सकते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि रीडिंग ऑफ एन एरे विद इम्प्लाइड डू लूप, ठीक है, कि एक एरे को रीड किस तरीके से करवा सकते हैं। तो भाई 50 एलिमेंट्स हैं, तो एलिमेंट्स भी तो डालने पड़ेंगे ना, तो एलिमेंट्स में भी तो डू लूप का काम करवा रहा है, तो ये तो होती है इम्प्लाइड डू लूप, ठीक है, कि मार्क्स आई और आई 1 से 50, इसका काम खत्म होगा, ठीक है। और अगर इस तरीके से भी नहीं करवा सकते तो आप लूप का यूज़ कीजिए, डू आई इजिकल्स टू 1 to 50, ठीक है, और रीड स्टार में मार्क्स आई लिखिए सिर्फ और एंड डू कर दीजिए। इसका मतलब ये भी एक तरीके का है, ठीक है, कि ये भी एक तरीके से इसका डेक्लेरेशन का टाइप हो सकता है। ये जो टाइप है इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लाइड डू लूप इन द रीड स्टेटमेंट, की रीड स्टेटमेंट के अंदर डू लूप का यूज़ कर रखा है, ठीक है। इन विच केस द कंपाइलर विज एक्सपेक्ट ओनली 1 डाटा आइटम, ये देखिए हाँ यहाँ पे 1 डाटा आइटम पर लाइन और 50 लाइनें का काम करेगा, कि ये बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है कि क्या कह रहा है कि द
which command the first data item sent to the stored marks on the second data in marks 2 and told the 15 data is this. The data may be typed in one or more lines. ठीक है, एक या एक से ज़्यादा लाइन, एक लाइन की जो आपको बताइए, ये आपका होमवर्क है कि आप बताएंगे कि एक लाइन की कितनी लेंथ होती है, ठीक है ना, फोर्ट्रान के अंदर, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान में रखिए कि बस एक लाइन की लेंथ कंप्लीट होने के बाद तो सेकंड लाइन में स्टोर होगा, फिर थर्ड में स्टोर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मार्क्स 1 आए, ठीक है, फिर मार्क्स 2 आए, मार्क्स जैसे 10 आ गए यहाँ पे, फिर मार्क्स 11 यहाँ से, 12 यहाँ से, तो ऐसे क्या हो जाएगा, 5 लाइनें स्टोर हो, 5 लाइनें फुल हो जाएंगी इसके हिसाब से, तो ठीक है। लेकिन अगर इस तरीके से डिक्लेयर करते हो आप, इस तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक के लिए लाइन अलग स्टोर होगी। तो यहाँ पे 50 लाइन से स्टोर हो रही है, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके हैं जो हम मतलब यूज़ करके हम हमारी मेमोरी को सेव कर सकते हैं, ठीक है। द थर्ड मोर कॉन्साइज स्टेटमेंट इज रीड स्टार मार्क्स, ठीक है, कि थर्ड बिल्कुल और भी कॉन्साइज स्टेटमेंट है कि रीड स्टार मार्क्स लिख दो, ठीक है, विच रीड 50 डाटा आइटम्स फ्रॉम वन और मोर लाइन स्टोर्ड इन मार्क्स 1, मार्क्स 2, मार्क्स 3, ठीक है। द डिक्लेरेशन दैट मार्क्स इज एन एरे ऑफ 50 components is the information used by the read statement to read all the 50 elements of the array marks. The first do loop picks the highest element of the marks, ठीक है, and stores it in the first. In the second do loop, all the elements of marks equal to the first are skipped and the second highest component picked from the rest of the picked among the rest, ठीक है। instead of using 2 do loops as shown in the situation, it is possible to write a program with a single do loop, ठीक है। दोनों loops का काम एक में भी लिख सकते हूँ। it is also possible to solve this problem without using any array, ठीक है, possible है इसको बिना किसी array के भी solve करना। the reader should try to solve this problem both ways and he and then appreciate the flexibility and the power afforded by the subscripts, ठीक है। the general form of any array variable is vi, ठीक है। जनरल फॉर्म ये होती है जहां पे v इज द वेरिएबल नेम एंड i इज द सबस्क्रिप्ट, ठीक है। ओके, तो अभी आगे क्या बात कर रहे हैं कि मतलब ये समझ में आ गया ना आपको पूरा कि ये इसका क्या काम था, पूरा का पूरा ये यही था, ठीक है। रीड स्टार मार्क्स स्टेटमेंट भी यूज कर सकते हैं, इसमें आपको पूरे के पूरे 50 डालने पड़ेंगे। जब तक आप पूरे 50 नहीं डाल दोगे तब तक आपका काम खत्म नहीं होता, ठीक है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखना है। ये देखिए आगे क्या कह रहा है कि द सब्सक्रिप्ट में भी वैलिड इंटीजर, ठीक है। ये सब्सक्रिप्ट है, इंटीजर कांस्टेंट हो सकता है, इंटीजर वेरिएबल नेम, इंटीजर एक्सप्रेशन। सब्सक्रिप्ट्स में भी नेगेटिव, 0 और पॉजिटिव। नेगेटिव सब्सक्रिप्ट्स आर अलाउड प्रोवाइडेड इट लीड्स टू ए मीनिंगफुल वैल्यू विद इन द बाउंड्स ऑफ द एरे, ठीक है। इसका कुछ मीनिंग होना चाहिए, सब्सक्रिप्ट्स को हम नेगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं यहाँ पर कि ये क्या है, मतलब ये दोनों को समझते हैं, ठीक है। बाकी फिर हमारा आगे का काम होगा ये है, ठीक है, कि एग्जाम्पल I j comma code I star 4 minus this are valid subscript provided that I j code के p are integers variable names, ठीक है। कि बाकी देखिए जैसे कि ये है I है या j है या ये एक्सप्रेशन है कंप्लीट, ठीक है ना। ये क्या एक्सप्रेशन है, ये कंप्लीट एक्सप्रेशन है। ये मतलब ये क्या है, ये वैलिड है अगर इनमें ये जो एंट्रीज हैं, जो इनमें जो वेरिएबल्स हैं, मतलब ये भी अगर इंटीजर टाइप के हैं तो, ठीक है ना। द फॉलोइंग आर इनवैलिड, ठीक है। जैसे ये देखिए, ठीक है, कि ए ब्रैकेट में 2i लिख दिया, ये इनवैलिड है, ठीक है ना, क्योंकि 2i तो होता ही नहीं, या तो 2 स्टार i लिखना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप फिर भी लिख रहे हो कहीं पे तो वैसे तो, ठीक है। अगर यहाँ पे जैसे c 2.6 लिख दिया, ये रियल भी नहीं हो सकता सब्सक्रिप्ट, ठीक है। xi इज इक्वल्स टू π/4 pi, मतलब ये xi इज इक्वल्स टू π/4, ये क्या मतलब हुआ, ये सब्सक्रिप्ट थोड़ी होता है π/4 या pi, ये वाला पैरेंथेसिस भी तो आप यूज़ नहीं कर सकते, आप तो ये यूज़ कर सकते हो सिर्फ, मतलब तो ये सारे इनवैलिड है, ठीक है। और वैलिड स्टेटमेंट्स में जैसे कि यस, ये देखिए 2 स्टार i लिखा, ठीक है, i+1 लिख सकते हैं, मतलब जो ब्रैकेट में जो यहाँ पर जो सब्सक्रिप्ट है वो कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। 1 मिनट के लिए, सॉरी सिर्फ इंटीजर ज़रूरी नहीं है, the variable name which may be of the type or and I is a subscript, the subscript may be valid integer constant, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है ये बात ये कि क्यू 9/2, तो मुझे इसमें गड़बड़ लग रही है, ठीक है। सॉरी हाँ ये ठीक है, 9/2 की जब इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करेगा तो 4 हो जाएगा, ठीक है। ये हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है ना, इसके गलत नहीं है। सॉरी मैं थोड़ा खुद ही कंफ्यूज हो गया था। Okay, a declaration of a variable name as representing an array provides information
टू द फोर्ट्रान 90 कंपाइलर टू एनेबल इट टू, ठीक है, कि डिक्लेरेशन हो रही है वेरिएबल नेम की जो एरे को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो कंपाइलर को क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि आइडेंटिफाई द वेरिएबल नेम एज एन एरे, कि ये वेरिएबल नेम है एरे का है, ठीक है। रिजर्व लोकेशंस इन मेमोरी टू स्टोर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द एरे, और इस एरे के कितने एलिमेंट्स होंगे उन सभी को स्टोर करने के लिए जितने मेमोरी बॉक्सेस चाहिए वो आप अपने उसमें स्टोर कर लीजिए, ठीक है। ये इसका मीनिंग है। ऑब्जर्व दैट फोर्ट्रान 90 अज्यूम्स द सबस्क्रिप्ट्स इवेल्युएटेड ड्यूरिंग कंप्यूटेशन विल बी नेवर एक्सीड द साइज डिक्लेयर्ड इन द डिक्लेरेशन स्टेटमेंट, ठीक है। कि आपने मान लीजिए डिक्लेरेशन में ए लिख दिया 1 से 50 तक और आपने सबस्क्रिप्ट लिख दिया 51, तो 51 नाम का थोड़ी है, तो आपके सबस्क्रिप्ट्स चाहे कंप्यूटेशन के अंदर हो चाहे आप खुद से लिख रहे हो कैसे भी कर रहे हो, वो एक बार डिक्लेयर हो चुका, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इफ़ इट डज एक्सीड रॉन्ग आंसर्स में बी प्रिंटेड, ठीक है ना। दिस इज द प्रोग्रामर्स रेस्पॉन्सिबिलिटी टू सी दैट एरेज बाउंड्स आर नॉट वायलेटेड, एरे की बाउंड्स को वायलेशन ना हो, ठीक है। इस वजह से हम अभी आगे भी पढ़ेंगे कि इसको वायलेशन को कम करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि हमेशा हमें ध्यान में नहीं रहती है चीज़ें। द इंटीजर A5 रिजर्व द 5 लोकेशंस, ठीक है, तो 5 है, लेकिन अगर आप मान लीजिए 6 दे रहे हैं तो ये होगा ही नहीं। मतलब इफ़ यू वांट द एरे सबस्क्रिप्ट टू हैव अ डिफरेंट रेंज ऑफ द वैल्यूज देन यू कैन यूज द डिक्लेरेशंस -1:3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसमें 5 नाम कैसे हो जाएंगे, A-1, A0, A1, A2, A3, ठीक है ना। जैसे A5 में था तो 1 2 3 4 5 भी कर सकते हो, इस तरीके से भी कर सकते हो। तो आप ये अभी हम देख चुके हैं कि सबस्क्रिप्ट्स है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। आगे क्या लिख रखा है, इंटीजर, ठीक है। इंटीजर कोमा डायमेंशन क्या लिख रखी है, 0.3, ठीक है। इसका मीनिंग देखिए क्या है कि इसका मतलब क्या है कि 0 से 3 तक जा रही है, मतलब 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है ना। वहाँ यहाँ पे आपने नाम भी स्पेसिफाई कर दिए B0, B1, B2 एंड B3, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्लियरिफाई हो चुका है। अगर आपका इंक्रीमेंट 1 से ज़्यादा है तो आपको यहाँ पे इंक्रीमेंट भी स्पेसिफाई करना पड़ता है, 2 है, 3 है, 4 है, कैसे आप इंक्रीमेंट कर रहे हो। लेकिन अभी जब आप नहीं स्पेसिफाई कर रहे, सिर्फ ब्रैकेट में यही लिख रहे हो, इसका मतलब है कि आप यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक पहुँच रहे हो बाई इंक्रीमेंट ऑफ 1, तो 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3। तो इसका मतलब अगर इस पहले वाले तरीके से अगर आप डिक्लेयर कर रहे हो, इसका मतलब है कि बी में इंटीजर एंट्रीज सेव होंगी और 4 मतलब ऐसे ब्लॉक्स बन जाएंगे, मेमोरी ब्लॉक्स B0, B1, B2 एंड B3 का, ठीक है। इसी तरीके से डी के बन जाएंगे -3, -2, -1 है, इसके मतलब -3 से -1 तक आ रहा है, तो ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर ए स्मॉलर वैल्यू, सेकंड वैल्यू स्मॉलर देन फर्स्ट, ठीक है। अब -4 है, ठीक है, -4 है तो आपका इंक्रीमेंट मतलब ये इलीगल कैसे होगा कि आप -4 है, इंक्रीमेंट तो हमेशा पॉजिटिव हो सकता है, तो -4, -3, -2 तो हो सकते हो। अब -4 से -5 कैसे जा रहे हो, ऐसा मतलब इंक्रीमेंट 1 और लिख रहे हो आप -4 to -6, तो ये भी गलत बात है, ठीक है। एंड सेकंड क्या है, इंटीजर बी एक्सप्रेशन नोट अलाउड, ठीक है। कि यहाँ पर जो जब आप यहाँ पर जब उसकी डायमेंशन को स्पेसिफाई कर रहे हो या ये जो चीज़ डिफाइन कर रहे हो यहाँ पर डायमेंशन में, तो आप एक्सप्रेशन नहीं लिख सकते वहाँ पर, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको हमेशा ये डबल डॉट वाला यूज़ करना पड़ेगा, आप ये वाला सिंबल यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। सॉरी मेरे को इन सिंबल्स के एग्जैक्ट नाम्स नहीं पता इनको क्या क्या बोला जाता है, लेकिन आप मतलब इनका यूज़ नहीं कर सकते, यही वाला सिंबल यूज़ करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे कि ये जो अगला प्रोग्राम है इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये हमें क्या बता रहा है, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।